हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं नेहरू निषाद जी, जो राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष है। 5 महीने पहले उनकी नियुक्ति की गई है। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी तक क्या कुछ कार्य राज्य पिछड़ा आयोग में पिछड़ा वर्ग के लिए किया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। आप लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी ने राज्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया है। लगभग 5 महीने होने को है पूरी नियुक्ति को। क्या कुछ कार्य अभी तक किया गया है सर? भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैंने अपना जो राजनीतिक जो जीवन है वो 2010 से ही शुरू किया है। और जब 2010 में मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आया तो चूँकि मछुआरा समाज में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टिकोण से कोई बड़ा चेहरा नहीं था, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे धमतरी ग्रामीण का सबसे पहले अध्यक्ष का दायित्व दिया और उसके बाद में उन दायित्वों को निर्वहन करते करते मुझको भारतीय जनता पार्टी मछुआरा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक का दायित्व 2019 में मिला। और अभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी मछुआरा प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश संयोजक हूँ। और उसी के साथ साथ जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो निश्चित रूप से कुछ इसी बीच में लोकसभा का भी चुनाव आया। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से हमने लगभग छत्तीसगढ़ में सभी लोकसभा क्षेत्रों में काम किया। और उसके बाद में 25 नवंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने मछुआरा समाज का एक छोटा सा जो कार्यकर्ता रहा उसको छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का दायित्व सौंप दिया। अभी तक क्या कुछ कार्य किए गए हैं सर? क्या कुछ उपलब्धियां रही? मेरी नियुक्ति के बाद में कुछ ही समय के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगर निगम का चुनाव आ गया तो आचार संहिता लग गया उसके बाद में। लेकिन अभी तक के पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से बहुत सारी जो विषय रहे और बहुत सारे आवेदन यहाँ पर पेंडिंग रहे, उन आवेदनों के संदर्भ में हमने उसको निराकृत करने का प्रयास किया। और लगभग बहुत सारे ऐसे प्रकरण यहाँ पे आए, उसमें जाति से संबंधित प्रकरण भी रहे, इसी के साथ साथ भू अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण भी रहे और इसी के साथ साथ आरक्षण का जो विषय रहा जिसके अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र बच्चों का नहीं बन पा रहा था, ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषयों पे प्रकरण रहे और अलग अलग सामाजिक बहिष्कार से संबंधित भी प्रकरण यहाँ पे आए। जैसे साहू समाज का ही विषय मैं आपको ले लूँ तो बकली का एक विषय आया था सामाजिक बहिष्कार का, एक कनेकेरा का विषय आया था, एक इधर धमतरी जिले का भी एक प्रकरण आया था। तो हमने समाज के पदाधिकारियों से बातचीत करके, दोनों आवेदक और अनुवेदक से बातचीत करके इन समस्याओं को निजात दिलाने का प्रयास आयोग के माध्यम से हुआ। इसी प्रकार से यदि कोई मैं कहूँ कि एक जो आवेदक था जिनको जिस कंपनी में नौकरी नहीं लग पा रहा था आरक्षण की व्यवस्था के कारण से, तो हमने सुनवाई की और सुनवाई करने के पश्चात आज वो अपना जो जॉब है उसमें आज वो काम कर रहा है। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां आती है, किसानों की जो भूमि है उसका अधिग्रहण हो जाता है, लेकिन उस समय रिकमेंडेशन होता है कि आपके बच्चों को नौकरी देंगे, मुआवजा भी देंगे। इस आधार पे ये एमओयू वगैरह इनके बीच में होते रहा, लेकिन जब समय आगे निकल जाता है तो भूमि का अधिग्रहण हो जाता है, लेकिन उसको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे प्रकरण भी यहाँ पे आए, ऐसे प्रकरणों का भी निपटारा यहाँ पर किया गया है। क्या कुछ कार्य सर राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का रहता है? राज्य पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष का दायित्व एक बड़ा, क्योंकि इस वर्ग के अंतर्गत लगभग 94 जातियां आती हैं और उसमें 90 जातियां आज धरातल पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है और सारी जातियों की अपनी समस्याएं हैं। कुछ पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित होना चाहते हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ा वर्ग से बाहर निकलना चाहती हैं। तो अलग अलग स्तर, अलग अलग सामाजिक समीकरण, अलग अलग अर्थव्यवस्था के आधार पर यह पिछड़ा वर्ग का जो समाज है वह आगे बढ़ रहा है। चुनौतियां भी उतनी हैं। तो इस आयोग का अध्यक्ष का एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा दायित्व यह है कि हम इन वर्गों तक सरकार की जो योजना है, सरकार की
सरकारी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन वो धरातल पर किस रूप में क्रियान्वित हो रही है इसका निरीक्षण करना, और समाज का जो अंतिम व्यक्ति है जिसको वो हित मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वह उसकी एक मॉनिटरिंग करना, ये इस आयोग के अध्यक्ष का बहुत बड़ा दायित्व है। शिक्षा स्तर की बात करें सर, तो कई यूनिवर्सिटी में, कई स्कूलों में पिछड़ा वर्ग को लेकर कई समस्याएं आ जाती है, तो उन सब का निराकरण किस तरीके से किया जाता है? निश्चित रूप से इस प्रकार के केसेस जो है अभी पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबित हैं, और इस ऐसे जो केसेस हैं उनके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों को कहीं पर भी कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। जैसा मैं आपको बताऊं कि मेडिकल कॉलेज महासमुंद में एक आवेदक जो पहले वहाँ का डीन के माध्यम से जो वीकेंट आया हुआ था वो ओबीसी कैटेगरी से था, लेकिन जब ओबीसी कैटेगरी में नियुक्ति भी हो जाता है, नियुक्ति होने के बाद में वो जो आवेदक है वो नौकरी छोड़ देता है। भर्ती तो हो जाती है, भर्ती होने के बाद में यदि कोई वो किसी दूसरे जॉब में चला गया तो वो पद रिक्त हो जाता है, तो उसको वहाँ की जो संस्था है वो कैटेगरी बदल करके वो जनरल कैटेगरी में उसको सम्मिलित कर लिया। तो हमने वहाँ की जो डीन है उनको हमने तलब किया और हमने कहा कि आपके पास में ऐसा क्या राइट्स है जिसके कारण से आपने कैटेगरी से चेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा ही होता है। तो हमने कहा कि आप जब इस प्रकार के वीकेंट आप निकालें तो क्या राज्य सरकार का जो अध्यादेश है उसको आपने देखा? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, तो कभी मंगवाए? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम कोशिश कर रहे थे लेकिन मिला नहीं। मौखिक आधार पे जैसे दूसरे जगह नियुक्ति होती है ऐसा ही नियुक्ति हमने भी कर दी। तो हमने कहा कि ये परंपरा जो है अब नहीं चलने वाला है। निश्चित रूप से जो भी नियुक्तियां होंगी वो राज्य सरकार की गाइडलाइन के आधार पर ही होगी, ताकि मेरे ओबीसी समाज के जो हितार्थी हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ ना दे करके आप जनरल कैटेगरी या अपने इच्छा के आधार पे आप कैसे चयन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से चाहे वह छात्रवृत्ति के संदर्भ में हो, एडमिशन के संदर्भ में हो, अभी एक विषय आया है हमारा उच्च शिक्षा विभाग से, अभी एक विषय आया है कि एक धीवर, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन एक परीक्षार्थी है जिन्होंने पेपर वो दिलाया भी, उसका रैंक लगभग 166 आया, और अभी जब सत्यापन का जो विषय है, सत्यापन कितने रैंक तक किया जा रहा है? 320 अंक तक के किया जा रहा है, लेकिन उस परीक्षार्थी का रैंक है 166, लेकिन उसको जो है प्रथम और द्वितीय चरण का जो सत्यापन है उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो हमने वहाँ का जो प्रमुख है उनको हमने तलब किया और वो आके बताया कि सर, टंकन त्रुटि के कारण से वो उस चरण में उसका नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हमने कहा कि यदि कोई टंकन त्रुटि के कारण से आप किसी के भविष्य को बर्बाद कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि सर, हम अब तीसरे चरण में इनको हम सम्मिलित करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि ओबीसी वर्ग के, चाहे वह आवेदक हो अनावेदक हो, किसी भी प्रकार से उनको नुकसान का सामना करना ना पड़े, उसके जीवन के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो। आगे क्या कुछ रूपरेखाएं रहेगी सर, क्योंकि सरकार को लगभग 3.5 साल ही बचे हैं? ओबीसी आयोग के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जो छोटी छोटी जो दिक्कतें इस वर्ग के हितग्राहियों को हो रहा है, उनकी समस्याओं को निश्चित रूप से दूर करने का प्रयास हम सबको मिल करके करनी चाहिए। जैसे एक जो महत्वपूर्ण विषय है, मेरे पास में कई वर्ग के लोग आते हैं कि अनुसूचित जनजाति का हॉस्टल है, अनुसूचित जाति का हॉस्टल है, लेकिन ये हॉस्टल जो है रायपुर में भी है और ये हॉस्टल जो है अलग अलग ज़िलों में भी है। तो हमारा एक आग्रह रहेगा कि इस वर्ग के बच्चों की अच्छी पढ़ाई हम कैसे करवा पाएँ, इसके लिए रायपुर में भी एक अच्छा सा सर्व सुविधायुक्त हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे समाज के, हमारे इस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई जो है सुगम तरीके से हो सकेगा, और अच्छी पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पत्रकार बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, तो निश्चित रूप से समाज
के लिए एक बहुत अच्छा जी।